साथियों नमस्कार। मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। साथियों, एक गाने की एक लाइन आपको सुनाता हूँ। क्या है करिश्मा, क्या चमत्कार है, जानवर आदमी से ज़्यादा वफादार है। क्योंकि जानवर भूखा भी रहता है, मार भी खाता है, लेकिन अपने मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसी के सीने में भौंकता कटार है। आज की डेट में हरियाणा की राजनीति के अंदर नफरती बयानों की बाढ़ आ गई है। ऐसा लगता है कि सभी नेता एक दूसरे को इस मामले में कंपटीशन दे रहे हैं, कौन ज़्यादा भड़काऊ और कौन ज़्यादा जातिवादी बयान दे। अभी राम कुमार गौतम के बयान ठंड की जो गर्मी थी वो कम भी नहीं हुई थी कि हरियाणा सरकार में मंत्री राव नरवीर ने मामले को फिर से गरमा दिया। उससे पहले रामचंद्र जांगड़ा और उससे पहले राजकुमार सैनी, चारों के बयानों की आज के वीडियो में समीक्षा करूंगा, बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से। आप कमेंट करके बताना कि मेरी बात कितनी सच है। साल 1986 हरियाणा की राजनीति के अंदर बदलाव की ब्यार बह रही थी। हरियाणा में चौधरी भजनलाल की सरकार थी जो 1982 में बनी थी और 1986 आते आते बहुत ज़्यादा अलोकप्रिय हो गई थी। बहुत सारी एंटी इनकम्बेंसी उसके खिलाफ इकट्ठी हो गई थी। केंद्र में राजीव गांधी की 415 सीटों वाली सरकार थी। राजीव गांधी ने रिपोर्ट मंगाई आईबी से। आईबी ने कहा ये सरकार वापस नहीं आएगी। राजीव गांधी ने चौधरी भजनलाल को हटाकर केंद्र में कृषि मंत्री बनाया। उनकी जगह पर विकास पुरुष के नाम से जाने वाले चौधरी बंसीलाल को मुख्यमंत्री बनाकर भेजा। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज़्यादा थी कि उसको चौधरी बंसीलाल भी न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए। चौधरी देवीलाल ने उस एंटी इनकम्बेंसी को लहर नहीं बल्कि आंधी में बदल दिया। वो हर गांव की चौपाल में जाते, वहाँ पर जाकर सभा करते और लोगों को ये कहते कि मैं जिस दिन मुख्यमंत्री बनूंगा, पहली ही कलम से मैं हरियाणा के बुजुर्गों को 100 रुपये माहवार पेंशन दूंगा। इस एक ही बात से हरियाणा में ताऊ देवीलाल की लहर आंधी बन गई और उसको रोकने के लिए जो बंसीलाल हरियाणा भेजे गए थे वो ये कहते थे कि यह आदमी अनपढ़ है, इसको एक धेले की अकल नहीं है, ऐसे पेंशन नहीं दी जा सकती। पेंशन उसी को दी जाती है जो नौकरी करता है सरकार की। आखिरी में हुआ ये कि ताऊ देवीलाल की हवा और आंधी को देखकर भाजपा के बड़े नेता थे डॉक्टर मंगल सेन, पंजाबी समुदाय के, उन्होंने भी ताऊ देवीलाल से गठबंधन कर लिया। जब ये कन्फर्म हो गया कि सरकार देवीलाल की ही आएगी तो एक लड़का था जिसकी उम्र थी उस समय 26 साल, नरवीर यादव। वो तेजाखेड़ा फार्म हाउस में जाकर ताऊ देवीलाल से मिलता है। उनको कहता है कि ताऊ जी, मैं राव मोहर सिंह का पोता हूँ। तो ताऊ देवीलाल उसको बहुत लाड़ प्यार दुलार देते हैं और उसको जाटूसाना विधानसभा सीट से टिकट देते हैं। और वहाँ पर वो हरियाणा, दक्षिण हरियाणा के एक बड़े नेता, राज परिवार के वारिस राव इंद्रजीत को हरा देता है। और ताऊ देवीलाल उसके इस काम से खुश होकर उसको गृह राज्य मंत्री बना देते हैं 26 साल की उम्र में। जिस उम्र में बालक नौकरी ढूंढते हैं वो हरियाणा का गृह मंत्री बन जाता है, जो कि सीएम के बाद सबसे बड़ी पोस्ट होती है। लेकिन समय बदला, हवा बदली। 1996 आते आते बंसीलाल कांग्रेस छोड़कर हरियाणा विकास पार्टी बना लेते हैं। हरियाणा की जनता को शराबबंदी का वायदा करते हैं। उससे हरियाणा की जनता का रुख चौधरी बंसीलाल की तरफ हो जाता है और राव नरवीर मौका भांपकर ताऊ देवीलाल का साथ छोड़कर बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी में चले जाते हैं। और बंसीलाल उनको सोना सीट से टिकट देते हैं और वो फिर से जीत जाते हैं और बंसीलाल की कैबिनेट में मंत्री बन जाते हैं। और भाजपा भी हवा का रुख भांप कर देवीलाल को छोड़कर बंसीलाल से गठबंधन कर लेती है। बंसीलाल की सरकार 3.5 साल बाद ही जनता का विश्वास खोने लगती है, क्योंकि शराबबंदी फैल हो जाती है और भाजपा बंसीलाल की सरकार से समर्थन वापस ले लेती है। सरकार डगमगाने लगती है। इसका फ़ायदा उठाकर राव नरवीर 15-20 विधायकों को तोड़ लेते हैं, अलग पार्टी बना लेते हैं। उसमें राजकुमार सैनी और करतार सिंह भड़ाना भी उस ग्रुप में शामिल होते हैं। उसके बाद में
राव नरवीर चौटाला से समर्थन मांगते हैं, भाजपा से समर्थन मांगते हैं, कांग्रेस से भी समर्थन मांगते हैं सीएम बनने के लिए, मगर समर्थन नहीं मिलता। फिर वो चौटाला को समर्थन दे देते हैं, उनकी सरकार में फिर से वजीर हो जाते हैं। इस प्रकार से 10-11 साल में राव नरवीर 3-3 जाट नेताओं की सरकार में वजीर रहते हैं। फिर चौटाला से भी जब बिगड़ गई तो 2014 में भाजपा में आ गए, भाजपा से चुनाव लड़ा, जीते, वजीर बने और आज दूसरी बार भाजपा की सरकार में वो वजीर हैं। बीच में उनका एक बार टिकट भी कटा। लेकिन आज उनकी जो भाषा है वो सुनकर कोई यकीन नहीं करेगा कि ये वो लड़का है जो 26 साल की उम्र में देवीलाल ने जिसको गृह राज्य मंत्री बनाया, और 34 साल की उम्र में जिसको बंसीलाल ने दोबारा मंत्री बनाया, और 36 साल की उम्र में चौटाला ने जिसको तीसरी बार मंत्री बनाया। आज वो जाटों से इतनी नफरत करता है, कहता है कि एक जाट एक वोट डालता है लेकिन 100 वोटों जितना रोड़ा मचाता है, और उसके इस रोड़े की वजह से भाजपा चुनाव जीत जाती है। मैं तुम्हारे लिए जाट तो बन नहीं सकता, तुम वोट मेरे से देते नहीं हो और काम मेरे से करवाना चाहते हो। कभी कहते हो मेरे गांव का खड़ा है, कभी कहते हो मेरे गांव की खड़ी है, कभी कहते हो मेरे गांव के बेटे का बेटा खड़ा है। वोट मेरे से ले वर्धन को देते हो, काम मेरे से। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि राव साहब, इस देश का संविधान ये कहता है कि जिसने आपको वोट दिया, जिसने आपको वोट नहीं दिया, वो सब आपके लिए एक बराबर हैं। संविधान ये नहीं कहता है कि जिसने आपको वोट नहीं दिया उसका आप काम नहीं करोगे। दीपेंद्र हुड्डा की लोकसभा में कोसली आता है, कोसली में दीपेंद्र हुड्डा को वोट नहीं मिलते हैं, ये बात सब जानते हैं। मगर आज तक दीपेंद्र हुड्डा ने कोसली की जनता को ये बात नहीं कही जो आप दौलताबाद के लोगों को कहते हो। जब अहीर रेजिमेंट का धरना चला, सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति का नाम था अहीर रेजिमेंट के लिए संसद में दीपेंद्र हुड्डा। अब दूसरे नेता की बात करते हैं, दादा राम कुमार गौतम, जो जाटों की तुलना कुत्ते से करते हैं, साला बोलते हैं, सुसरा बोलते हैं, और नायब सिंह सैनी को जाटों का लागदार बताते हैं, और ये कहते हैं कि इन सुसरों के हाथ से सत्ता चली गई, मगर इन सालों को यकीन नहीं हो रहा है। हरियाणा के बगल में यूपी है, यूपी के अंदर 1952 से लेकर 1989 तक 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण जाति के बने। गोविंद वल्लभ पंत, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी, सुचेता कृपलानी, श्रीपति मिश्रा। 37 साल में 6, और अब उसके बाद 1989 से 2025 36 साल में एक भी नहीं। आपकी बिरादरी को किसी ने ये बात नहीं कही कि एक टाइम पर उत्तर प्रदेश आपका था, आज वहाँ पर क्यों आपका सीएम नहीं बन रहा है? मध्य प्रदेश में आपका क्यों सीएम नहीं बन रहा है? बिहार में आपका क्यों सीएम नहीं बन रहा है? जहाँ पर इन राज्यों में आपके 6-6 सीएम बने और जाटों को सत्ता से बाहर हुए 11 साल ही हुए। आपने इतनी हल्की बात जाटों के बारे में बोल दी दादा गौतम। आपको 2005 में भाजपा ने पहली बार विधायक बनाया और 2019 आ गया, आप दोबारा एमएलए नहीं बन पाए। दुष्यंत चौटाला ने आपको टिकट दी, नारनौंद से दी, जाट बहुल क्षेत्र से दी, आपको भरे मन से अपना दादा बनाया, ओम प्रकाश चौटाला के जीते जी दादा बनाया, और आपको जाटों ने खूब वोट दिए, आपको एमएलए बनाया। पर आपकी तकलीफ़ ये थी कि आपको मंत्री ना बना के दुष्यंत चौटाला ने अनूप धानक को मंत्री बना दिया, क्योंकि मंत्री 2 ही बनने थे। जेजेपी के पास 10 विधायक थे, 2 ही मंत्री बन सकते थे। उसके बाद आपने 5 साल तक जो गाड़ी भर भर के गाली दुष्यंत को दी, खोपर 11-11 मंत्रालय जीम गया, खोपर खा गया हरियाणा ने लूट के, पर दुष्यंत ने कभी पलटकर आपकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। और अब जब आप भाजपा में आ गए, आपकी बिरादरी का नेता अरविंद शर्मा आपसे जूनियर मंत्री बन गया। वो विधानसभा के अंदर आपको गोबर खाना बोलता है। हमने भी उस चीज़ का ऐतराज़ किया कि बुजुर्ग आदमी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, शर्त लगा के 10 किलो गोबर पी गया, ये बोला आपको ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, रिकॉर्ड में बात है। आपको दुख उस बात का कि अरविंद शर्मा कैसे मंत्री बन गया और मैं कैसे मंत्री नहीं बना, इसलिए आप अपने हाई कमान को पानी मार रहे हो ये बातें कह के जाटों के बारे में। क्योंकि भाजपा के अंदर ये सिद्धांत है कि जो जितना बड़ा
बड़ बोला उतना ही बड़ा नेता। तीसरे आदमी का नाम रामचंद्र जांगड़ा। रामचंद्र जांगड़ा को उस चुनाव में जो अभी मैंने आपसे जिक्र किया, राव नरवीर जाटूसाना से एमएलए बने थे 1987 में, जब ताऊ देवीलाल ने 90 में से 85 सीटें जीती। गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पूरी दुनिया के इतिहास में ये रिकॉर्ड या तो केजरीवाल के पास है या देवीलाल के पास है। उस चुनाव में सफ़ीदों से टिकट दिया ताऊ देवीलाल ने, रामचंद्र जांगड़ा वहाँ से चुनाव हार गए। फिर बंसीलाल ने 1996 में इनको टिकट कहाँ से दिया? महम से। ये फिर भी हार गए। फिर बंसीलाल ने इनको 1998 के अंदर करनाल से लोकसभा का टिकट दिया, ये वहाँ से भी चुनाव हार गए। फिर ये बीजेपी में गए, बीजेपी ने 2014 में इनको गोहाना से टिकट दिया, ये वहाँ से भी चुनाव हार गए। यानी कोई चुनाव जीते ही नहीं। उसके बाद बीजेपी ने इनको ओबीसी नेता करके राज्यसभा में भेज दिया। अब इनका कार्यकाल 2 महीने बचा है। इनको चिंता ये है कि अगर मेरा कार्यकाल दूसरा मुझे नहीं मिला तो ये कोठी बंगला सुरक्षा सब वापस हो जाएगी, मुझे वापस गांव में आके रहना पड़ेगा। इसलिए ऐसे भड़काऊ बयान रोज़ देते हैं। ये कहते हैं कि 1990 के अंदर जब मंडल आयोग लागू हुआ तब आरक्षण के विरोध में चौटाला ने हरियाणा को जलवाया। मैं जांगड़ा जी से आपको जांगड़ा जी एक बात कहना चाहता हूँ कि 1990 में हरियाणा नहीं पूरा भारत जला, और उसके अंदर वो जातियाँ जो आरक्षण में नहीं आती थी सब ने मिलके रास्ते रोके, पेड़ काट के डाले, और दिल्ली में 1 दर्जन बच्चों ने आत्महत्या करी थी मिट्टी का तेल डाल के। उसमें सभी जातियाँ शामिल थी जो आरक्षण के अंदर नहीं आती। और आरएसएस के वर्करों ने, जिस पार्टी को आप आज ओबीसी की हितैषी कहते हैं, मेरी आंखों के सामने की बात है, मेरी 50 साल से ज़्यादा उम्र है, सड़क जाम करवाई आरएसएस के वर्करों ने। और आपने जिसकी सरकार थी चौटाला, उसके ऊपर सारा भांडा आप फोड़ रहे हैं। जिसकी सरकार होती है वो कभी लैंड ऑर्डर को ब्रेक नहीं करता। तो रामचंद्र जांगड़ा की परेशानी ये है, चुनाव कोई जीते नहीं, तुक्के से राज्यसभा मिल गई, दोबारा राज्यसभा पाना चाहते हैं। और चौथे जो करैक्टर हैं जिनका नाम राजकुमार सैनी है, उनका तो सपना मुख्यमंत्री बनने का था। जीवन में 2 ही चुनाव जीते, एक 1996 में बंसीलाल ने टिकट दिया, विधायक बने, मंत्री बने, बंसीलाल की पीठ में छुरा घोंपा, चौटाला की सरकार में मंत्री बने। चौटाला की पीठ में छुरा घोंपकर भाजपा में गए, भाजपा से सांसद बने। उसके बाद चुनाव नहीं जीत पाए एक भी अलग पार्टी बनाकर। लेकिन सपना था जाटों के खिलाफ जहर उगल के हरियाणा को सिविल वार में धकेल कर सीएम बनने का, जो पूरा नहीं हुआ। आजकल उनकी कोई कदर नहीं है, कोई पूछता नहीं है। तो ये जो 4 करैक्टर हैं जिनके बारे में मैंने आपको अलग अलग समझाया, एक राज्यसभा पाना चाहता है, एक मंत्री बनना चाहता है, तीसरा अपने घर बैठ गया है, और चौथा मंत्री है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन ये बयान देकर गर्मी रखना चाहता है, माहौल को गर्म करना चाहता है। राव नरवीर की मैं बात कर रहा हूँ। जाट गैर जाट का विभाजन पैदा करके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मजबूत करना चाहता है। और भाजपा ऐसे लोगों को शय इसलिए देती है कि इस चुनाव में उसको 39.90% वोट मिला और कांग्रेस को 39.9। सरकार बन गई, लेकिन जो विभाजन था हरियाणा में जाति वाला वो मिट गया। और अगर और ज़्यादा गहराई से बात को समझे तो भाजपा के खिलाफ 60% वोट पड़ गया। इसलिए वो चाहते हैं कि दोबारा से ऐसे बयान दिलवाए जाएं जिससे समाज में विभाजन हो। तो भाइयों, इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो बस यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। कल आपने मेरे को बहुत अच्छा आर्थिक सहयोग दिया। अगर जो भाई जिसकी श्रद्धा हो आज भी आर्थिक सहयोग देना चाहें तो ये QR कोड है, इस QR कोड को स्कैन करें। इस QR कोड को स्कैन करें
जैसी आपकी इच्छा हो आप हमें आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। आपके आर्थिक सहयोग से हमको काफ़ी मजबूती मिलती है। कल जिन भाइयों ने आर्थिक सहयोग दिया उनके नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगा। और आपके इस आर्थिक सहयोग से अंदर से हमको मजबूती मिलती है। इसके अलावा आज का वीडियो बस यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा भाइयों कमेंट करके बताना। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करना। जो भाई चैनल से अभी अभी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स भाई।